हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एक्सप्रेस में। मैं हूँ लकी व्यास शर्मा। आज हम संधि पढ़ेंगे। अच्छा, तो किस किस को पता है कि संधि का मीन्स क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल, मिलाप। हम अब संधि की परिभाषा पढ़ते हैं। आइए, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। नॉर्मल सभी जगह परिभाषा यही है संधि की। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। हम इसे सरल रूप में भी पढ़ सकते हैं। इस परिभाषा को हम सरल रूप में भी पढ़ सकते हैं। आइए हम इसे सरल रूप में पढ़ते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, मैं क्या कह रही हूँ ध्यान रखना, पहले शब्द की, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। ये संधि की सरल परिभाषा है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अपन उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हमने लिया यहाँ पर हिमालय का। हिमालय का हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, हिम प्लस आलय। अब इसके अंदर पहला शब्द है हिम, दूसरा शब्द है आलय। पहले शब्द का अंतिम शब्द, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि इसमें क्या है? म। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हुआ? म। और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या हुआ? आ। दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या हुआ? आ। तो अब इन दोनों को मिलाते हैं, आपस में ये दोनों मिलते हैं तो आ की मात्रा म पे लग जाती है, क्या हो जाता है? माँ। तो ये हमारा शब्द मिलके क्या होगा? हेम। ये हुआ हेम। ये आ इसमें जुड़ जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी, इसमें आ जुड़ जाएगा, माँ। और ये पीछे लय, हिमालय। क्या हुआ? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और प्रथम शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर नया शब्द बनाती है, परिवर्तन लाती है, उसे संधि कहते हैं। ओके, एक और है हिंदी व्याकरण एक ध्वन्यात्मक भाषा है। मेरे हिसाब से हिंदी व्याकरण ध्वन्यात्मक भाषा है। ठीक है, हम दूसरा देखते हैं सदानंद। सदानंद, इसके अंदर सत प्लस आनंद। ये अब क्या आप बोलोगे, यहाँ पे तो दा है, त कैसे हुआ? क्योंकि ध्वन्यात्मक शब्द है, दा का आधा होता है त। ये एक नियम है, इस नियम के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो सत प्लस आनंद, ठीक है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हुआ? सत। आधा त है, इसे पूरा त नहीं मानेंगे, यह आधा त है। और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या हुई? आ। अब इसको आधे त में ये आ मिलाएंगे तो दा बन जाएगा। क्या बनेगा? दा। तो क्या हुआ? सदानंद। आ की मात्रा इसमें मिल गई, क्या हुआ? सदानंद। ठीक है, समझ में आया इतना? एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं संधि। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। या सरल रूप में जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन करती है उसे संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार पढ़ते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर भी भेद होते हैं, स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। पहला उसमें होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। फिर संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। फिर संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। यानी कि संधि में सबसे लंबी संधि स्वर संधि होती है। स्वर संधि के अंदर सारे नियम आ जाते हैं। एक तरह से स्वर संधि के अंदर सारे नियम आ जाते हैं। आपको पता होगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। स्वर 11 होते हैं।
पहले हम स्वर संधि लेंगे। स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं अपन। जब स्वर के साथ कोई स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, आपको पता ही है। कौन कौन से स्वर होते हैं? 11। आ, ई, उ, ऊ, आगे ए, ऐ, ओ, औ, रे। जब स्वर के साथ स्वर का 11 स्वरों के अंदर जो स्वर के साथ स्वर का मेल हो जाए और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हम स्वर संधि का उदाहरण देखते हैं। विद्या प्लस आलय, क्या हुआ? विद्यालय। विद्या, अब आप बोलोगे इसमें तो विद्या है, इसमें कहाँ स्वर संधि? पर इसमें जो ये मात्रा है आ की, विद्या में आ की मात्रा, ध्वनात्मक भाषा है हिंदी, इसमें विद्या आ ध्वनि आ रही है, विद्या में आ है स्वर, प्लस आले में क्या है? स्वर। आ भी स्वर है और आले का आ भी स्वर है। जब स्वर स्वर से मिलता है जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर स्वर से मिला आ प्लस आ वस्तु आ और आ होता है वस्तु आ। तो अब हम इसे विद्या प्लस आलय, इसका क्या होगा? विद्यालय। एक स्वर दूसरा स्वर मिला, स्वर संधि हुआ। दूसरा देखते पाठ प्लस शाला, क्या हुआ? पाठशाला। पाठ, आप बोलोगे तो ठ है पर एक ध्वनि आ रही है इसके अंदर, पाठ, अ की ध्वनि आ रही है। इसमें क्या आ रही है? अ की ध्वनि। और यहाँ पर पा, इसमें क्या आ रही है? आ की ध्वनि। सॉरी, शाला, शाला में क्या आ रही है? आ की ध्वनि। पाठ, ठ में अ की ध्वनि आ रही है, स्वर आ रहा है। प्लस शाला, शाला में आ की ध्वनि आ रही है, स्वर आ रहा है। तो अ प्लस आ इक्वल्स टू पाठशाला। अ प्लस आ इक्वल्स टू पाठशाला। इसी तरह हम इसका दीर्घ संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि के अंदर हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इसी तरह हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि सबको समझ में आई। अब हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, अब दीर्घ संधि में क्या है? स्वर संधि में जितने भी गुण हैं, जितने भी प्रकार है, वो सब स्वरों पे डिपेंड करते हैं, स्वरों के आधार पर है। इसमें नियम स्वर, ये सारे स्वर मैंने ऊपर लिख दिए हैं इसमें ताकि आप समझ सको इजीली। तो इसके ऊपर सारे नियम हैं। पहला हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के हिसाब से देखते हैं। जब अ प्लस आ के साथ अ प्लस आ होता है तो आ बनता है। जब ई प्लस ई के साथ ई प्लस ई हो तो ई बनता है। जब ऊ के साथ ऊ प्लस ऊ के साथ ऊ प्लस ऊ हो तो ऊ बनता है। तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। ठीक है, ये तो नियम हमने पढ़ लिया कि दीर्घ संधि क्या होती है। ये नियम हमने पढ़ लिया कि मैम अ प्लस आ इक्वल्स टू अ प्लस आ के साथ आ होता है। ई प्लस ई के साथ ई होता है। ऊ प्लस ऊ के साथ ऊ बनता है। तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। अब इसको हमें समझना है। इसमें दीर्घ संधि में पहला नियम क्या बोल रहा है? अ और आ स्वर संधि, ये दो स्वर संधि। दीर्घ संधि क्या कहता है कि मैं पहला स्वर लूंगा अ आ मैंने ले लिया पहला स्वर। उसके बाद दीर्घ संधि क्या कहता है? मैं दूसरे स्थान पर जो मेरा प्लस आ रहा है, दूसरे स्थान पर मैं वापस से स्वर लूंगा पहला स्वर। अब दीर्घ संधि अपनी शर्त बताता है कि मैंने पहला अ और आ ले लिया, ठीक है, प्लस वापस से स्वर के साथ में मैं अ और आई लूंगा। चलो ठीक है, अ और आ ले लो। उसके बाद बोलता है कि अ आ प्लस अ आ, यानी कि हम दोनों पद पर, दोनों स्थान पर, पहले पद पे दूसरे पद पे मैंने दोनों ही अ पहला स्वर ले लिया, दूसरा स्वर ले लिया और ये दोनों मिलकर मेरा आ बना। दीर्घ संधि बोलता है ये मिलकर मेरा आ बना। चलो ठीक है, ये आपका आ मिला।
फिर दीर्घ संधि बोलता है, क्या बोलता है कि मैं दूसरा नियम लूँ, मैं के दूसरा नियम मेरा, उसमें मैं दूसरा पद लूँगा, दूसरा स्वर लूँगा, ई और ई लूँगा। चलो उसने ई और ई ले लिया, प्लस इसके साथ मैं वापस यही लूँगा। दीर्घ संधि अपनी सद बोला है, मैं तो वापस यही लूँगा। चलो ठीक है, ले लो। फिर जब दोनों जगह इसने एक ही स्वर को दोनों जगह लिया तो वो उसी स्थान पे ई बन गया, बड़ी ई बोलते हैं इसको, ई बन गया। वैसे ही वापस से दीर्घ संधि बोल रहा है कि मैं तो ऊ और ऊ ये भी लूँगा मैं, और मेरा दूसरा पद भी यही होगा मेरा, ऊ और ऊ। चलो ठीक है, ये भी तुमने ले लिया, दीर्घ संधि ने ये भी ले लिया। इसका क्या बना दिया, बड़ा ऊ बना दिया, ऊ बना दिया इसने। उसके बाद में ये बोलता है कि मैं री लूँगा, मैं ये ए आई ओ औ ये नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट री लूँगा। री के साथ मैं री रखूँगा, प्लस में भी री के साथ मैं री रखूँगा और मेरा री ही बनेगा नियम। दीर्घ संधि बोलता है मेरा री ही बनेगा नियम, मेरे को ये ए आई औ नहीं लेना है। चलो ठीक है, मत लो। ठीक, ये नियम हुआ। दीर्घ संधि बोलता है मैं तो स्वर लूँगा, स्वर के साथ जो स्वर पहले स्थान पर रखूँगा मैं वही स्वर दूसरे स्थान पर रखूँगा। दीर्घ संधि बोलता है कि जो मैं स्वर पहले स्थान पर रखूँगा वही स्वर मैं दूसरे स्थान पर रखूँगा, और मैं ये ए आई औ ये मैं नहीं लूँगा, मैं तो डायरेक्ट री और ये लूँगा। चलो ठीक है, ये संधि हमने बना दी, ये नियम हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। अब बोलोगे कि इसके अंदर म ध्वनात्मक भाषा है, हिंदी एक ध्वनात्मक भाषा है, इसके अंदर आ गया म, अ स्वर आया, आगे क्या अर्थ अ आया, तो अ के साथ में तो आ रखूंगा, तो ये हो गया धर्मार्थ। ये धर्म आ की मात्रा लग गई, धर्मार्थ। फिर नेक्स्ट देखते हैं विद्या प्लस अर्थी। इसके अंदर भी आ रहा है, विद्या में आ रहा है, ये बोलता है आना चाहिए। दीर्घ संधि बोलता है कि मैं जो पहले पद पे जो स्वर रखूंगा पहले स्थान पे वही स्वर मैं दूसरे स्थान पे रखूंगा, और इसी का मेरा आ बन गया। तो वही इसमें दीर्घ संधि आया और इसमें भी आ आया, नियम के अनुसार बोल रहा है अ के साथ आ हो जाएगा। तो चलो ठीक है, अ के साथ आ हो गया, तो क्या हो गया हमारा विद्यार्थी। वैसे ही रवि प्लस इंद्र, रवि ई आ रहा है इसके अंदर, तो अब ये क्या बोल रहा है कि मैं ई के साथ ई आएगा तो मेरा बार ई हो जाएगा, दीर्घ संधि ये बोल रहा है। तो अब रवि में ई आया और ये ई आया, ई क्या हुआ, रविंद्र, ई हो गया। तो दीर्घ संधि हमने यहाँ पे देख ली। अब हम गुण संधि के नियम देखते हैं। अब दीर्घ संधि को जो लेना था उसने ले लिया अपने हिसाब से, जो बोलना था बोल दिया, जो नियम उसने रखने थे रख लिए। अब गुण संधि क्या बोलता है, अब हम देखते हैं गुण संधि क्या बोलता है। गुण संधि बोलता है कि जब आ के साथ ई हो तो ए होगा मेरा बनता है, और आ के साथ ऊ हो तो मेरा ओ बनता है। जब आ के साथ री हो तो अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। ये हमने सिंपल से परिभाषा देख ली इसकी। अब हम इसको समझते हैं हम इसको। पहले दीर्घ संधि ने क्या किया कि मेरे जो प्रथम स्थान पे जो स्वर आएंगे मैं वही स्वर दूसरे स्थान पे रखूंगा। अब गुण संधि बोल रही है कि चलो मैंने यहाँ पर ये बना लिया है ताकि आपको समझ में आएगा। दीर्घ संधि ने बोला जो मैं प्रथम स्थान पे रखूंगा स्वर वही मैं स्वर दूसरे स्थान पे रखूंगा। तो गुण संधि बोलता है कि चलो ठीक है। अब गुण संधि अपनी मांग रखता है। गुण संधि बोलता है कि मैं भी प्रथम स्थान पर रखूंगी पहले स्वर जो दीर्घ संधि ने रखा है। दीर्घ संधि बोलता है ठीक है, तो उसने रख दिया अ प्लस आ। उसके बाद में दीर्घ संधि क्या बोलता है कि जो मैं प्रथम स्थान पर रखूंगा वही मैं दूसरा स्थान पर रखूंगा। गुण संधि बोलता है कि अगर तूने दूसरे स्थान पर रख लिया तो मैं प्रथम स्थान पर तो वही रखूंगा, लेकिन दूसरे स्थान पर मैं दूसरा स्वर ले आऊंगा ई और ई। वैसे उसने किया प्लस ई। फिर ये बोलता है दीर्घ संधि बोलता है मैं जो प्रथम स्थान पर स्वर रखा वही स्वर दूसरे स्थान पर रखूंगा और मेरा उसका बनेगा वही। पर ई गुण संधि बोलता है कि प्रथम स्थान पर चलो मैंने वही स्वर लिया जो दीर्घ संधि लिया, दूसरे स्थान पर मैंने ई को ले लिया।
पर मेरा ये ए बनेगा, मेरा क्या बनेगा, ये ए बनेगा। गुण संधि बोलती कि मेरा तो ये ए बनेगा। आपका आ बन गया, दीर्घ संधि को बोलते हैं आप तुम्हारा आ बन गया, तो मेरा तो ये ए बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नियम गुण संधि बोलती है कि मैं फिर से अ और आ लूँगी पहले स्थान पर, फिर से मैं अ आ लूँगी पहले स्थान पर, लेकिन इस बार मैं उ और उ लूँगी दूसरे स्थान पर। पहले तो मैंने ई और ई लिया दूसरे स्थान पर, लेकिन अब मैं उ लूँगी। यानी कि दीर्घ संधि ने जो पहले स्थान पर स्वर लिया, गुण संधि बोलता है कि मैं भी वही पहले स्थान पर स्वर लूँगा, पर मैं दूसरे स्थान पर अपने स्वर बदल दूंगा। गुण संधि बोलता है कि मैं दूसरे स्थान पर अपना स्वर बदल दूंगा। वैसे पहले स्थान पर उसने ले लिया अ आ, पर दूसरे स्थान पर उसने बदल दिया, उ लिया। उ लेने के बाद वो बोलता है कि मेरा तो ओ बनेगा। आपका उ पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पे भी उ दीर्घ का, और उसका उ बनता है, पर मेरा उ नहीं बनेगा, मेरा ओ बनेगा। चलो ठीक है, गुण संधि ने अपना नियम बता दिया, गुण संधि ने अपनी शर्त बता दी, चलो मान ली, चलो आपका ओ बनेगा गुण संधि का। फिर गुण संधि बोलता है कि मैं फिर से वापस से पहला स्वर लूंगा अ आ, जो दीर्घ स्वर है पहला अ लूंगा, लेकिन इस बार मैं री लूंगा, इस बार मैं री लूंगा, और मेरा री का अर बनेगा। क्या बनेगा, मेरा री का अर बनेगा। वैसे ही उसने लिया अ आ के साथ री लिया, उसका अर बनाया उसने कहा कि मेरा अर बनेगा। चलो ठीक है, गुण संधि की बात मान ली हमने, अर बन गया। यानी कि दीर्घ संधि ने जो पहला स्वर लिया था पहले स्थान पर, वही दूसरे स्थान पर लिया, और गुण संधि ने क्या किया, पहले स्थान पर वो दीर्घ वाला ले लिया, पहले स्थान पर उसने दीर्घ वाले सारे ले लिए, पर दूसरे स्थान पर उसने क्या दूसरे स्थान पर वो बोलेगा मैं तो सेम नहीं लूंगा, मैं तो बदलूंगा। चलो ठीक है, गुण संधि ने अपना बदल दिया। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण क्या हुआ इसका, नर प्लस इंद्र। अब नर अ आ के साथ नर अ की ध्वनि आ रही है, नर में क्या आ रही है, अ की ध्वनि। अगर गुण संधि बोलता है, क्या बोलता है, अ आ के साथ अगर ई आए तो इंद्र में क्या आया, ई आया, तो मेरा ए हो जाएगा। क्या बोलेगा, बोलता है गुण संधि, तो मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसमें, नरेंद्र, ए की मात्रा लग गई र पे, तो क्या हो गया, नरेंद्र। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं गुण संधि का, सुर प्लस इंद्र। सुर, अब आप बोलोगे मैम ये तो र है, ये तो सुर है ही नहीं, पर हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, तो र के अंदर अ की ध्वनि आ रही है। क्या आ रही है, सुर, अ की ध्वनि आ रही है, तो वह हो गया अ। गुण संधि की शर्त के हिसाब से अ आ प्लस क्या आ रहा है, ई आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, अ आ के साथ ई आया, तो मेरा तो ए हो जाएगा। तो क्या आया, ई आया, तो क्या हो गया, सुरेंद्र। क्या हुआ, सुरेंद्र। उसी तरह तीसरा उदाहरण अपन देखते हैं, ज्ञान प्लस उपदेश। अब वापस बोलोगे मैम न आया, कहाँ स्वर है, ज्ञान न, अ का स्वर आ रहा है इसमें, तो क्या हुआ, अ प्लस उ, अ के साथ उ आया, तो मेरा तो ओ हो जाएगा। गुण संधि क्या बोल रही है, अ आ के साथ उ आएगा, तो मेरा तो ओ हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये ज्ञानोपदेश। वैसे ही देव प्लस ऋषि, देवर्षि हो जाएगा। उसी तरह अब हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। हमने पहले पढ़ा दीर्घ संधि, फिर हमने पढ़ी गुण संधि, अब हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। दीर्घ संधि में क्या पढ़ा था हमने, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था, दीर्घ संधि बोलता है कि जो मैं पहले स्थान पर लूंगा स्वर, वही मैं दूसरे स्थान पर स्वर लूंगा। और गुण संधि क्या बोलता है कि चलो ठीक है, दीर्घ संधि ने जो पहले स्थान पर स्वर लिया वही दूसरे स्थान पर उसने ले लिया, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पहले स्थान पर दीर्घ संधि वाले स्वर लूंगा, पर दूसरे स्थान पर अपना स्वर बदल दूंगा। गुण संधि क्या बोलता है, मैं दूसरे स्थान पर अपना स्वर बदल दूंगा। अब वृद्धि संधि के बारे में पढ़ते हैं। अब वृद्धि संधि क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जब अ आ के साथ ए ऐ हो तो ऐ बन जाता है, जब अ आ के साथ ए ऐ हो तो ऐ बन जाता है, और जब अ आ के साथ ओ औ हो तो औ बन जाता है।
वहीं वहाँ दीर्घ संधि होती है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब हम इसको समझते हैं कि दीर्घ संधि क्या कहता है, वृद्धि संधि क्या कहता है, सॉरी, दीर्घ संधि ने अपने नियम बता दिए, गुण संधि ने अपने नियम बता दिए। अब वृद्धि संधि क्या बोलता है वो देखते हैं हम। वृद्धि संधि बोलता है कि आ जो गुण संधि ने लिया, जो दीर्घ संधि ने लिया, वही स्वर मैं पहले स्थान पर लूंगा, और आ मैंने पहले स्थान पर ले लिया। पर गुण संधि ने क्या किया था कि दूसरे स्थान पर ई और ई ले लिया। गुण संधि ने, ये हम इससे समझते हैं, गुण संधि ने दूसरे स्थान पर ई और ई ले लिया। अब ये बोल रहा है कि दीर्घ संधि ने अपना ले लिया, गुण संधि ने भी ले लिया। अब मैं क्या लूँ, पीछे क्या बच गया, सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर क्या नहीं आया, ए, आई, ओ, औ, ये नहीं आए। तो अब वृद्धि संधि बोलता है कि चलो मैं ये ले लेता हूँ। चलो पहले स्थान पर तो मैं वही लूँगा, आ और आ, पहले स्थान पर तो मैं वही लूँगा। चलो दूसरे स्थान पर गुण दीर्घ संधि ने आई लिया, उ ई लिया, और गुण संधि ने ई औ औ ये ले लिए। तो अब मैं क्या लूँ, वृद्धि संधि बोलता है। तो वृद्धि संधि बोलता है कि चलो ठीक है, सबने ले लिया है तो मैं ये बचे हुए मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तब अब वृद्धि संधि क्या बोलता है, मेरे अ और आ के साथ ए और आई आता है तो मेरा आई हो जाएगा। अ और आ के साथ ए और आई आता तो मेरा आई बन जाएगा, ठीक है। गुण संधि बोलता है। फिर गुण संधि बोलता है कि मेरा फिर से एक नियम है कि अ और आ के साथ ओ और औ, मैंने ये चारों लिए। गुण संधि बोलता है कि मैंने तो ये चारों ले लिए। अब गुण संधि बोलता है अ और आ के साथ ओ औ आएगा तो मेरा तो औ बनेगा। उसने क्लियर कर दिया अपने नियम वृद्धि संधि ने। अब फिर तीसरा नियम के लिए वो बोलता है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरे पास सिर्फ 2 नियम है, ठीक है। वृद्धि संधि बोलता है कि अब अ और आ के साथ ए और आई आ गया तो मेरा आई हो जाएगा, और अ और आ के साथ ओ औ आ गया तो मेरा औ हो जाएगा। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। वृद्धि संधि का पहला उदाहरण है मत प्लस एकता। मत, मत क्या आया, त के अंदर अ का स्वर आया तो हो गया अ आ गया। फिर एकता, एकता में ए आ गया तो क्या होगा, आई हो जाएगा। वो तो बोल रहा है कि मेरा आई हो जाएगा। तो अब उसका क्या बनेगा, मतेकता। ये आई की मात्रा लगा दी इसने त के ऊपर, मतेकता। महा प्लस ओज आ गया इसमें, प्लस ओज ओ आ गया तो ये बोलता मेरा तो औ बनेगा। आ प्लस ओ होगा तो मेरा तो औ बनेगा। तो ये हो गया महोज, औ बन गया। दीर्घ संधि पढ़ ली हमने, गुण संधि के नियम पढ़ लिए, वृद्धि संधि ने भी अपने नियम बता दिए। अब हम अगली संधि पढ़ेंगे यण संधि। अब देखते हैं यण संधि क्या बोलता है। दीर्घ संधि ने अपने नियम बता दिए, उसने तो कह दिया कि मैं ये सब स्वर लूंगा। गुण संधि ने भी अपने स्वर ले लिए। अब वृद्धि संधि ने भी अपने स्वर बता दिए। अब यण संधि, यण संधि क्या बोलता है, जब ई और ऐ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है, जब उ और औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाएगा, जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है, वहाँ यण संधि होती है। ये तो उसने अपनी परिभाषा बता दी यण संधि ने। अब हम इसको समझते हैं कि यण संधि आखिर में बोल क्या रहा है। तो यण संधि बोलता है कि चलो दीर्घ संधि ने मेरा स्वर दीर्घ संधि ने स्वर ले लिया, पहला स्वर पहले स्थान पर अ आ ले लिया, दूसरे स्थान पर भी उसने यही लिया। यण संधि ने पहले स्थान पर ये लिया, अ आ लिया, दूसरे स्थान पर उसने ई ले लिया, ठीक है, ऊ भी ले लिया। और वृद्धि संधि ने क्या किया, पहले स्थान पर अ आ ले लिया और पीछे के जो ये 4 बचे थे ये उसने ले लिए। अब यण संधि बोलता है कि मेरे पास तो कुछ दूसरे स्थान पर बचा ही नहीं। यण संधि बोलता है कि अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, चलो सबने पहले स्थान पर ये सब ले लिया, लेकिन जो पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर भी ये दूसरे स्थान पर ई ऊ ये दूसरे स्थान पर आ गए। तो यण संधि बोलता है चलो मैं जो ये दूसरे स्थान पर इन्होंने लिए अयादि इसने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि ने जो दूसरे स्थान पर लिए उसे मैं पहले स्थान पर रख देता हूँ। यण संधि बोलता है कि चलो सबने ले लिया अपना अपना, अब मैं ले लेता हूँ, अब मैं कुछ करता हूँ। तो जो सबने दूसरे स्थान पर रखा है स्वर को, उस स्वर को मैं पहले स्थान पर रख देता हूँ। तो वो क्या करता है यण संधि,
के पहले स्थान पर रख देता है ई, जो सबने दूसरे स्थान पर रखा उसे पहले स्थान पर ई और ई लगता है। और अब क्या बोलता है, बाकी सब तो सबने ले लिए, बाकी सब तो सबने ले लिए, कुछ बचाया ही नहीं मेरे पास। तो यण संधि क्या बोलता है कि ई और आई के साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा तो मेरा वहाँ य बन जाएगा। वो अपना अलग ही नियम बता रहा है यण संधि कि ई और ई के साथ जो शब्द दूसरे स्थान पर रखा वो यण संधि पहले स्थान पर रख रहा है। तो अब यण संधि बोलता है कि ई और ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा तो मेरा य बन जाता है। फिर यण संधि बोलता है कि फिर से उ और उ के साथ अगर कोई भी अन्य स्वर आएगा तो मेरा व बन जाएगा। वैसे ही वापस बोलता है यण संधि री के साथ कोई अन्य स्वर आएगा, अकेला क्या बचा, री बचा, कि इसके साथ भी कोई अन्य स्वर आएगा तो मेरा र बन जाएगा। ठीक है, ई और ई के साथ यण संधि बोलता है ई और ई के साथ अगर मेरा कोई अन्य स्वर आता है तो य बन जाएगा। और उ और औ के साथ मेरा कोई अन्य स्वर आएगा तो वो आधा व, ये नीचे हलंग के इसे आधा व बोलेंगे, आधा व बन जाएगा। और री के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो र बन जाएगा। सिंपल, यण संधि ने हम भी अपने उदाहरण बता दिए। अब हम नियम बता दिए, अब हम यण संधि के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है यण संधि का इति प्लस आदि। शर्त के हिसाब से यण संधि ने जो शर्तें रखी हैं उसके हिसाब से इति ई आया प्लस आदि यानी कि आ, कोई भी अन्य स्वर ले सकते, आ ई उ आई, कोई भी अन्य स्वर क्या हुआ तो मेरा य बन जाएगा। तो अपन का बन गया इत्यादि। उसी तरह अनु प्लस अय, अब अनु उ आया फिर अय आया, यानी कोई भी अन्य स्वर आया अय, तब क्या बन गया अपना व बन गया। क्या हुआ अन्वय, ये न आधा हो जाएगा, व आधा है इसलिए अन्वय। ठीक है, ये हमारे यण संधि का उदाहरण था। अब हम अंतिम संधि पढ़ते हैं अयादि संधि। अब दीर्घ संधि ने अपने उदाहरण दे दिए, दीर्घ संधि ने अपनी शर्तें बता दी, गुण संधि ने अपनी शर्तें बता दी, वृद्धि संधि ने अपनी शर्तें बता दी सारी, यण संधि ने भी अपनी सारी शर्तें बता दी। अब अयादि संधि क्या बोलता है, अब देखते हैं अयादि संधि क्या बोलता है। चलो अयादि संधि के बारे में पढ़ते हैं। जब ए आई ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय में, ओ का औ में और औ का आव न हो जाता है, वहाँ अयादि संधि होती है। ये तो परिभाषा थी, अब हम इसको समझेंगे। अयादि संधि क्या बोलता है, सबने अपने अपना ले लिया। अब अयादि संधि बोलता है कि अब सबने तो ले लिया अपने अपना, अब मैं क्या लूँ। तो अयादि संधि बोलता है कि ए अय ओ औ इनके साथ कोई भी अन्य स्वर चलेगा, कोई भी अन्य स्वर चलेगा तो वहाँ ये ए का अय कर देंगे, ओ का आव में हो जाएगा, आव में हो जाएगा, और इस ओ का औ का हो जाएगा आव में। अब अयादि संधि क्या बोलते हैं कि सबने तो ले लिए, मेरे लिए तो कुछ बचाया नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि ये जो पीछे ए आई ओ औ बचेगा, इन सब का के साथ कोई अन्य स्वर, इन सब के साथ अगर कोई अन्य स्वर आता है तो हम उसका अय आ औ आव में परिवर्तन कर लेंगे। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। अब इसके उदाहरण है ने प्लस अन, नेयन, नयन, ने प्लस अन, ने क्या आया ए की मात्रा आई ऊपर, ने के ऊपर ए की मात्रा, अन कोई भी अन्य स्वर आ गया तो क्या हो गया अय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा नयन। ध्वन्यात्मक भाषा है हिंदी, य के अंदर अ आ गया है नयन। वैसे नो प्लस एक, एक ही मात्रा आई नो पर, प्लस एक कोई भी अन्य स्वर क्या बन जाएगा नाविक, नाविक, नाविक बन जाएगा। इसमें क्या आया अव आया, भो प्लस अन, उसी तरह भवन,
को प्लस इत्र, पवित्र। समझ में आया? अगर आपको इसके और उदाहरण समझने हैं तो आप कमेंट करना, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी उदाहरण का। अगली संधि है व्यंजन संधि, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।